सबसे पहले हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि इसने क्या करना है, फिर थोड़ा सा रीजनल लेवल पे भी आएंगे, फिर हम पाकिस्तान और साउथ एशिया के लेवल पे भी आएंगे। यूं इस सीक्वेंस के साथ हम चलेंगे। एक्सपेक्टेड चेंजेस फ्रॉम जो बाइडन इन द वर्ल्ड अफेयर्स। ये अब हम इंटरनेशनल लेवल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो होगा जनाब चेंज ऑफ टोन। एक बात आप लोग याद रख लें, जो आईआर वाले हैं उनको जल्दी समझ आ जाएगा, जो नहीं आईआर वाले उनको मैं समझा दूंगा। जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो इनका फोकस होता है सॉफ्ट पावर पे, हार्ड पावर पे नहीं। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर मीन्स डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर मीन्स डायलॉग, agreements, treaties to solve the pressing issues at international level. अच्छा, अब जब ये अच्छा, एक बात और आपने जहन में रखनी है कि जो बाइडन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, जो उनका लास्ट टेन्योर था, अब उस लास्ट टेन्योर में जितने हिट्स, जितने सिक्स, जितना सक्सेसेस गेन किए थे ओबामा की प्रेसिडेंसी ने, तब ये उसका हिस्सा थे, तो इनसे एक्सपेक्टेशन ये भी हैं कि ये ओबामा वाली लेगेसी को कैरी करेंगे। लेकिन ओबामा वाली लेगेसी को कैरी करने से पहले जो कुछ ट्रंप ने किया है इन 4 सालों में, उसको रिवर्स या चेंज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज का जो पेरिस का एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने कहा है कि इसमें भी हम यूएस की री एंट्री करेंगे। फिर ज्वाइंट कॉम्प्री, मैं तो लिख देता हूं दूसरे कलर से ज्यादा, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2015। अच्छा, ना सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में 2015 में यूएस को री एंटर करेंगे एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी एंड वन ऑफ द लीडिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो तो हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, $2 ट्रिलियन का यूएस इन्वेस्टमेंट प्लान ये लाना चाहते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज पर्पस। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कहना आसान है, बट कांग्रेस मीन जो यूएस की पार्लियामेंट है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड यूएस सेनेट, इनसे अप्रूवल मिलना $2 ट्रिलियन के फंड का एक मुश्किल टास्क होगा या नामुमकिन टास्क होगा। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में तो री एंट्री कंफर्म है। अच्छा, फिर जनाब ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको आम लफ्जों में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। अब ये ओबामा ही के दौर में लास्ट ईयर में हुई थी और इसका बहुत प्राइड लिया था ओबामा ने। यहां तक उसने स्टेटमेंट दिया था जब ये डील हुई थी कि अगर कांग्रेस ने, यूएस कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली इट इज रिक्वायर्ड कि यूएस प्रेसिडेंट जो इनिशिएटिव लेता है, जो एक्शन लेता है, उसको अप्रूवल मिलनी होती है यूएस सेनेट से। तो अगर इसको यूएस सेनेट या यूएस कांग्रेस ने डिस्क्रेडिट किया JCPOA को, तो वो प्रेसिडेंट ओबामा वीटो यूज करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो कभी कभार वो यूज कर लेते होते हैं, तो उन्होंने यहां तक थ्रेट किया था। तो ये इतनी बड़ी विक्ट्री थी। अब यही जो बाइडन उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, तो JCPOA में भी वापस आना है। फिर इन्हीं के दौर में, यानी ओबामा साहब के दौर में था रीबैलेंसिंग एशिया पॉलिसी, जिसमें के एक ट्रेड डील सामने लाए थे TPP,
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और इसको पैसिफिक रिम भी कहते हैं। तो 13 स्टेट्स का ये ट्रेड ब्लॉक बनाने जा रहे थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। ओबामा दोबारा पावर में आते या ना आते, लेकिन डेमोक्रेट्स का जो है अपना क्या कहते हैं आता अगर प्रेसिडेंट, तो फिर इस तरह से हो सकता था। अब देखें, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को रिवाइव करना एक ऑप्शन हो सकती है, बट एट द सेम टाइम जो रिसेंटली चाइना ने एक सरप्राइज दिया है पूरी वर्ल्ड को, RCEP नाम का अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक जो है, दिखा के उसमें जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं लाइक जापान यूएस के, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक साउथ के कोरिया, लाइक न्यूजीलैंड, उन्होंने भी चाइना लेड ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर बाइडेन कि अब आसान नहीं होगा ओबामा दौर की रीबैलेंसिंग एशिया पॉलिसी को लेके चलना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बनाने के लिए जरा इस बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं, और इधर बताने का मकसद इसमें ये है कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि मोडेस्ट कट्स लगाएंगे किस पे, मोडेस्ट कट्स ऑन यूएस डिफेंस बजट। अच्छा, अब मोडेस्ट कट यूएस डिफेंस बजट पे हो गया, कम बैक इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गया, जिससे ट्रंप ने बैकआउट कर दिया था यूएसए को, वो मैं अभी गिनवा चुका हूं आपको। और इसके साथ ट्रूप्स ड्रॉ डाउन, फ्रॉम अफगानिस्तान सॉरी 4500 से उसको लाना है 2500 के ऊपर। अच्छा, अब कुछ पॉलिसीज चेंज होंगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाली, और कुछ पॉलिसीज वैसे ही चलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम अफगान पीस निगोशिएशन प्रोसेस को देखते हैं, तो ये भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बल्कि उसको ज्यादा तेजी से चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे हैं, एक खास फ्रेज यूज करते रहे हैं, टू एंड, हाँ, टू एंड एवर वॉर्स। एवर वॉर्स यानी जो चली आ रही हैं, अब 19 साल से यूएस अफगान वॉर चली आ रही है, और ये 4th प्रेसिडेंट हैं जो कि इस अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस वॉर ऑपरेशंस है उनको इसको फेस करना पड़ेगा। तो इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे अपनी कैंपेन में भी कहा है, और उसके अलावा भी ये अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि मैंने एक्सपीडाइट करना है अफगान पीस नेगोशिएशन प्रोसेस को, ट्रूप्स को मजीद ड्रॉ डाउन करना है, और इस वॉर को एंड करना है। और वो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं टू एंड एवर वॉर्स, जो हमेशा के लिए शुरू की गई थी उनको एंड करना है। यानी जो है अपना क्या कहते हैं, अफगानिस्तान वाले केस में कोई इतना बड़ा चेंज एज सच नहीं आएगा, ये वाला पीस नेगोशिएशन प्रोसेस उसी तरह पुश होगा। और ऊपर से तालिबान के एंड से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है बाइडेन को, और साथ में ये भी कहा है कि जो भी कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव्स लिए हैं या थोड़ा बहुत माइलेज गेन किया है बाइडेन को, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बट एक जगह मसला फंस जाएगा, वो कौन सी है? वो है ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही है कि कमला हैरिस जो हैं वो पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की, और पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं जो ब्लैक कम्युनिटी से हैं। तो ये एक खास बात है। और डेमोक्रेट्स जब भी पावर में आते हैं तो ये लोग ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, इनकी पॉलिसीज में ह्यूमन राइट्स का रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है।
लेकिन अब प्रॉब्लम कहां होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अफगान पीस नेगोशिएशन प्रोसेस आपने चलाना है और अफगानिस्तान के जैसे हालात चलते रहते हैं कि उधर ऐसी जगहों पे अब बॉम्ब ब्लास्ट होने लग पड़े हैं जहां पर औरतें, बच्चे और निहत्थे लोग होते हैं। पहले ये था कि गवर्नमेंट वर्सेस लड़ाई चल रही होती थी, मिलिटेंट ग्रुप्स और इस तरह का मामला था, लेकिन अब ये वाले वाकयात बढ़ गए हैं। अब इसका ओनस, इसकी जिम्मेदारी किसी एक ग्रुप के ऊपर, किसी एक एक्टर के ऊपर तो जाएगी ना, जो कि अफगान पीस नेगोशिएशन का हिस्सा है। तो अगर ये तालिबान को ब्लेम करेंगे, लेट सपोज अगर ये तालिबान को ब्लेम करेंगे या अगर ये अफगान गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, दोनों केसेस में स्लो डाउन हो जाएगा अफगान पीस प्रोसेस। फिर अगर आपने ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंटेशन एजेंडा को लेके चलना है, तो इंडिया जिसके साथ क्लोज तो नहीं, अब तो क्लोजेस्ट पार्टनरशिप डेवलप कर दी गई है यूएस की। अभी इलेक्शन से जरा पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया दोनों ने, इंडिया और यूएस ने। उसको कहते हैं बिका। ये सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एग्रीमेंट है। तो कमला हैरिस की वालदा जो थी वो इंडियन ओरिजिन की थी। ये लाइकली एक्सपेक्टेड है कि इंडिया और यूएस के टाइज जो हैं अपना क्या कहते हैं ग्रो करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ब्लेम्स हैं और स्पेसिफिकली जो कुछ कश्मीर में लॉकडाउन वाले चक्कर में होता चला आ रहा है, इवन कोविड से पहले एंड कोविड के बाद, तो ये वाली चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज होगा कि दोनों को हैंड टू हैंड कैसे चलाना है। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती। अब इधर एक फैक्टर आ जाता है मिडल ईस्ट। वैसे तो मिडल ईस्ट मडल ईस्ट बन चुका हुआ है, लेकिन चलो लिख लेते हैं उसको मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में रिसेंटली क्या हुआ है? मिडल ईस्ट में रिसेंटली हुआ है अब्राहम एकॉर्ड। ठीक, अब आप लोग मेरी बात सब जरा गौर से सुने। जब भी मिडल ईस्ट की बात होगी, चाहे यूएस के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, आप दो स्टेट्स को नहीं भूल सकते। एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। ट्रंप साहब के दौर में क्या हुआ कि एक सऊदी जर्नलिस्ट का टर्की में जो सऊदी कॉन्सुलेट था उसके अंदर उसका बड़ा ही हीनियस वे में कत्ल हो गया। ठीक, इस पे ट्रंप साहब ने तब रिजेंटमेंट का तो इजहार किया, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया। सऊदी अरब को ऑन दिस शीयर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आंसरेबल भी नहीं किया। अब उस टाइम एक और भी बात हुई थी जब ओबामा के आखिरी दिन थे और जेसीपीओए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाला एग्रीमेंट अप्रूव हो गया, बड़ा जय जयकार हो रही थी उसकी और मुबारकबादें मिल रही थी। इस टाइम सिर्फ दो स्टेट सख्त नाराज हुई थी यूएस से, जो यूएस की एलआईबी हैं। एक का नाम था इजराइल और दूसरे का नाम था सऊदी अरेबिया। तो उस वक्त के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिकन वजीर खारजा थे, उनको ओबामा ने स्पेशल विजिट पे भेजा था इजराइल और सऊदी अरब, जरा जाके इन्हें अपीज करें, थोड़ा कूल डाउन करें कि ये डिफरेंट नेचर का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का हो जाना डज नॉट मीन कि यूएस का सऊदी अरब के साथ अलायंस या इजराइल के साथ अलायंस वीक हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन हो गए, ट्रंप साहब आ गए, तो ट्रंप साहब ने इलेक्शन कैंपेन में भी बैंड बजाई थी इस एग्रीमेंट की और बाद में तो आते ही बात ही खत्म कर दी। यानी पहला काम ही आते ही ट्रंप ने क्या किया था, यूएसए को निकाल लिया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, और यूएसए को निकाल लिया था कहां से, ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज से। तो और सऊदी अरब के साथ एक ह्यूज डिफेंस डील की थी $300 बिलियन की, और उन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। देखें, हमारा एलआई 70 इयर्स का एलआई नाराज कर दिया था डेमोक्रेट्स ने, ओबामा ने, और मैंने यानी ट्रंप और उनकी टीम ने उसको वापस लूप में लेके आए हैं। अब जब सऊदी अरब से सवाल होगा ना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, तो फिर अलायंस में मसला आएगा। प्लस ये कि ट्रंप सॉरी अपने क्या कहते हैं जो बाइडेन इलेक्शन में भी कहते रहे और हर दुनिया का एनालिस्ट इस बात पे जो है अग्रीड है कि इन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसमें यूएस को री एंटर करना ही है। और यूएस को री एंटर करने का मतलब ये है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया फिर नाराज हो जाएंगे। अब उनको कैसे टैकल करना है और साथ साथ ह्यूमन राइट्स एजेंडा भी इंप्लीमेंट करवाना है। तो
मिडल ईस्ट इज गोइंग टू बी ए डबल एज सोर्ड फॉर जो बाइडन प्रेसिडेंसी कि वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं, या उनको अपने अलायंसेस मेंटेन करने पड़ेंगे या फिर उनको ह्यूमन राइट्स का एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर जिस रीजन का आता है जहां पे ह्यूमन राइट्स वाली बात गले में अटक के हड्डी बन जानी है जो बाइडन प्रेसिडेंसी की, वो है रीजन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है जी। अब साउथ ईस्ट एशिया जो है इसमें कौन से, ये जो आसियान कंट्रीज जिनके अभी समिट जो वर्चुअल हुई थी कोविड की वजह से, वहीं पे तो ऐलान हुआ आरसीईपी का, चाइना लेड इकोनॉमिक ट्रेड ब्लॉक का। अब साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में मिसाल के तौर पे म्यांमार नाम आपने सुना होगा। म्यांमार में कौन है जी, आंग सान सू की। इसी तरह से और भी जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहां पे अगर ये जाएंगे ह्यूमन राइट्स इंप्लीमेंटेशन एजेंडा की तरफ, तो जो रेजीम्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स यूएस की फेवर में रहते हैं, यूएस के सपोर्टिव हैं, चाइना के अगेंस्ट हैं, या चाइना के हवाले से उनकी पॉलिसी बड़ी केयरफुल होती है, स्ट्रेट नहीं होती, आपके पास दो चॉइसेस बच जाएंगी। या तो आप उन एलाइज को, उन पॉलिटिकल लीडर्स को अपने साथ पार्टनर करके रखें to have your grip in the Southeast Asia region, which is a very important region। अगर चाइना फैक्टर को भी देखा जाए तो फिर आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन से आंखें बंद करनी। जो मर्जी रोहिंग्या में हो रहा है होता रहे, जो मर्जी श्रीलंका में, बांग्लादेश में हो रहा है होता रहे, आपको फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा उस एस्पेक्ट को। एलाइज आपके पास रहेंगे, और अगर आप एलाइज को, अगर आप ह्यूमन राइट्स एजेंडा को ज्यादा फॉलो करेंगे तो फिर एलाइज में से जो खुश नहीं होंगे इस अप्रोच से, तो वो फिर चाइना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया भी जो है एक बहुत ही मुश्किल चीज जो है बन सकती है। फिर अब चाइना के ऊपर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंटरनेशनल अभी बातें हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे चलो एग्रीमेंट्स वाली बात हमने कर ली, हमने थोड़ी सी मिडिल ईस्ट की, थोड़ी सी साउथ ईस्ट एशिया की बात कर ली। अब चाइना, रशिया और फिर कुछ और कंट्रीज हैं जिनके हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी बहुत मैटर करती है जो बाइडेन की कि ये क्या पॉलिसी लाते हैं। याद रखें जो बाइडेन ने ओथ लेना है 20 जनवरी को, और फिर इनकी टीम ने काम करना शुरू करना है। फिर गाए बगाए कुछ कुछ वक्फे से, 15 दिन 20 दिन महीने के वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी है जहां पे नई पॉलिसीज स्पेल आउट होके सामने आनी है। अब तक हम जितनी बातें कर रहे हैं वो अजम्पशंस पे बेस्ड हैं, और जो तकरीरें इन्होंने की हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में उस पे बेस्ड हैं, और जो एनालिस्ट के व्यू पॉइंट्स हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिलते रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अजम्पशन में, एक्सपेक्टेशन में, प्रिडिक्शन में और एक्चुअल पॉलिसी में थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, ज्यादा नाम यो 18-20 का फर्क फिर भी होता है। तो ये बात मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे चाइना, फिर उसके बाद रशिया, फिर वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम, फिर उस, यार ये जो साहब भी हैं प्लीज बोर्ड पे कुछ ना लिखें। वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम, चाइना, रशिया, वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम। इसके बाद क्या है हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, रूल रिवाइवल ऑफ रूल बेस्ड कर रहे, वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके साथ कर देते हैं। बस सही है, हो गया सब।
आपका लैपटॉप कहाँ पे? मेरा लैपटॉप आपके रूम में पड़ा, उसकी बैटरी कम है। फिर आप उस पे चलाओ, सारा लैपटॉप पे चलाओ। हाइब्रिड वॉर चैलेंज, अच्छा जी, हाँ चलिए इसी से शुरू करते हैं। चाइना, अब देखें चाइना के साथ आपने क्या कान पक गए होंगे आपके सुन सुन के, ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर, राइट। अब ट्रेड वॉर का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेड वॉर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप नेगोशिएशंस नहीं कर रहे, आप काउंटर अलायंसेस नहीं ला रहे इकोनॉमिक डोमेन में, आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप टैरिफ बैरियर या कोई टैक्स स्पेसिफिकली चाइना पे लगा रहे हैं, आप मीन यूएस, तो जवाब में चाइनीज भी लगाएंगे। फिर इसमें साइबर इशू भी आ जाता है। साइबर इशू यहाँ पे नीचे ये हाइब्रिड वॉर वाले चैलेंज में आएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और साइबर अटैक्स वाला जो मामला है कि जनाब हमारी कंपनीज का डाटा चाइनीज ने चोरी कर लिया, चाइनीज कहते हैं जी हमारी कंपनीज का डाटा अमेरिकन ने चोरी कर लिया, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट फैलता चला जा रहा है, राइट। अब इसको समेटना कैसे? समेटने से मुराद ये है कि एक तो जो ओवरऑल डेमोक्रेट्स की अप्रोच होती है कि उन्होंने इंगेजमेंट से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से, निगोशिएशन से मामला हल करना है, लेकिन साथ ही साथ यूएस का इंटरेस्ट भी सिक्योर करना है। तो जाहिर सी बात है चाइना चैलेंज तो है यूएस के इंटरेस्ट के लिए, ये बात तो जो बाइडेन भी मानते हैं। लेकिन क्या होगा? होगा ये कि कुछ ना कुछ कन्वर्जिंग एरियाज ढूंढे जाएंगे और उस पे वो चाइना के साथ कॉपरेट करेंगे। जब वो उस पे कॉपरेट करेंगे तो इससे दो काम होंगे कि आइस ब्रेकिंग भी होगी, प्लस ये कि एक ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा सा ब्रिज होगा जो चाइना और यूएस के दरमियान ट्रंप एरा की में ट्रंप पॉलिसीज की वजह से आ गया हुआ है। अच्छा, अब रशिया, अब इसमें कोई पता नहीं कि देखिए हाइब्रिड वॉर का जो चैलेंज है ना, अब ये कोरोना वैक्सीन की जो रेस लगी हुई थी स्टेट्स की, रिसेंटली ब्रिटेन ने, मतलब यूके ने एक नई साइबर कमांड बनाई, एक साइबर अथॉरिटी बनाई है। वो उसने क्यों बनाई है? उसने इसलिए बनाई है कि जिस दौरान वैक्सीन की प्रिपरेशन चल रही थी तो उनका कुछ डाटा थेफ्ट हुआ, राइट। और ये डाटा थेफ्ट हाइब्रिड वॉर चैलेंज में इसलिए आता है कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इसका हिस्सा है। साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, डिसइंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वो हाइब्रिड वॉर की डोमेन में आ रही होती हैं। तो हो सकता है कि बाइडेन साहब क्या करें कि चाइना और यूएस मिल के कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, और अब तक साइबर स्पेस, साइबर वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई ट्रीटी है। तो ये मल्टीलेटरलिज्म, यानी पूरे वर्ल्ड का कॉपरेशन जनरेट करने के लिए इस तरह के किसी एग्रीमेंट पे एग्री करें और सामने लाएं। जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट जो बाइडेन और उनकी टीम को जाएगा और ओवरऑल यूएस को जाएगा कि यूएस ने एक दफा फिर वर्ल्ड लीडर होने का सबूत दिया और दुनिया को लीड किया। क्योंकि इस वक्त दुनिया एक अजीब कंफ्यूजन में चल रही है कोविड की वजह से। इंटरनेशनल कॉपरेशन रिक्वायर्ड है लेकिन वो हो नहीं रहा और डिस्टेंट हुए हुए हैं। अब जो बाइडेन की पॉलिसीज ये बताएंगी कि चाइना के साथ मजीद डाइवर्जेंसेस बढ़ेंगी या कन्वर्जेंस के कोई ग्राउंड्स को सामने लाके मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करके कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट सामने आएंगे। अब आते हैं रशिया के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो अभी तक वाहिद प्रेसिडेंट हैं शायद जिन्होंने अभी तक विश नहीं किया जो बाइडेन साहब को कि मुबारक हो आप सदर बनने जा रहे हैं। खैर विश ना भी करें, उसने ओथ तो ले ही लेना है। लेकिन रशिया का चैलेंज मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में भी एग्जिस्ट करता है, रशिया का चैलेंज सेंट्रल एशियन पर्सपेक्टिव में भी एग्जिस्ट करता है, रशिया का चैलेंज यूक्रेन के पॉइंट का जो इशू है वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। अब ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ही थी जिसके दौर में रशिया ने क्रीमिया, जो कि एक आइलैंड था यूक्रेन का, उसको अनेक्स कर लिया अपनी नेवल फोर्स, अपनी मरीन फोर्स भेज के, और वो अभी तक रशिया के पोजेशन में है। तो उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाई थी, कुछ जो सैंक्शंस लगाई थी वो सैंक्शंस
अब मजीद टफ होंगी, रशिया के साथ ताल्लुक कैसा बनेगा, टाइम विल टेल अस, लेकिन रशिया इज गोइंग टू बी maybe bigger challenge than China for the Joe Biden administration. अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम, अब हमने वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम क्यों लिख दिया है? वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम का डायरेक्ट ताल्लुक जनाब बनता है ये जो नीचे हमने लिखा है ना, रिवाइवल ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर, तो इसको हम जोड़ लेते हैं साथ। अब पहले आप लोग ये समझ लें कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते किसको हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया की विनर्स एंड लूजर्स, स्पेसिफिकली वेस्ट जब हम कहते हैं तो इसमें यूरोप, यूएस, कनाडा सारे आ जाते हैं, तो ये थक चुकी थी स्टेट्स जंग लड़ के, तो इन्हें थोड़ी अकल भी आ गई थी, इंसान भी बन गए थे, तो इनका ये था कि अब जो है चीजों को इन राइटिंग में लिखा जाए ताकि दुनिया कैसे चलानी है, मैक्सिमम एग्रीमेंट्स, मैक्सिमम कन्वेंशंस, मैक्सिमम ट्रीटीज, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल पे बनने चाहिए ताकि स्टेट्स का बिहेवियर गवर्न हो और वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, और थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल ना हो, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान तो जंग बिल्कुल ना हो। तो फिर जो बेतहाशा एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, ट्रीटीज, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, जैसा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जितनी भी बॉडीज हैं, ये सामने आई, तो इस सारे को कहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है तो उसका अपना चार्टर मौजूद है, और अगर एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज हैं वो भी इन राइटिंग फॉर्म में ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हैं, तो इस सब को कहते हैं हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इसलिए किसका बनाया हुआ है, किसका तराशा हुआ सनम है? यूएसए का खुद का। इसलिए तो कहा जाता था कि यूएसए जो है उसको मैनिपुलेट भी अच्छा इसलिए करना जानता है क्योंकि यूएसए ने खुद ये बनाया है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो 4 साल थे, उस 4 साल में हमें एक बहुत ही मुख्तलिफ 180 डिग्री की शिफ्ट की तस्वीर नजर आई। वो क्या नजर आई? ट्रंप साहब को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएनओ के खिलाफ भी वो बहुत बातें करते रहे, सब बहुत बुरा। फिर नेटो की अगर बात करें तो नेटो के होने से तो यूएस को फायदा ही होता है, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा होता, राइट? उल्टा यूरोपियन सिक्योरिटी अफेयर्स पे उनकी ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग रहती है। बट इनको ये भी एतराज था कि नेटो में हम पैसे ज्यादा लगा रहे हैं, यूरोप वाले कुछ क्यों नहीं लगा रहे हैं। अच्छा जी, 2 बातें हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स का जो हाल ट्रंप साहब ने किया वो तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। लेकिन इस सबसे बढ़ के वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम नैफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि मैक्सिको, यूएस और कनाडा के दरमियान है, ट्रंप ने उसको चेंज किया, नंबर 1। फिर यहां तक बात खत्म नहीं हुई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान जो ट्रेड डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ट्रंप साहब ने इसको भी फारिग करवा दिया। क्यों फारिग करवा दिया है? इसलिए फारिग करवा दिया कि वो एक तो सबसे ज्यादा शिकायतें लगती ही WTO के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में यूएस के अगेंस्ट हैं। दूसरा ये कि जिस तरह कोरोना के बाद उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं लगती थी, इसी तरह जो ट्रेड वॉर्स के मामलात बीच में चले हैं तो उस दौरान उन्हें WTO भी से भी बहुत सारे एतराजात होने लग पड़े थे। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ये है कि रिवाइवल ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वेयर US must be seen as a global leader, यानी पुराने मतलब 7-8 साल पहले जो मतलब जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें कोई भी मसला दुनिया में हो जाता था तो यूएस की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिसी होती थी। यूएस पॉलिसी मेकिंग में दुनिया में लीड कर रहा होता था। अभी ये जो कोविड का दौर गुजरा है इसमें
बस इतनी ही पॉलिसी सामने आई है कि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये चाइना वायरस है। और ना यूएन के लेवल पे कोई बहुत बड़ा कॉपरेशन जनरेट हो सका है कोविड के हवाले से, ना यूरोप के लेवल पे, विद इन यूरोप तो हुआ लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं हुआ है। और फिर यूएस की तरफ से तो कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव हुआ ही नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा कोविड अफेक्टेड लोग कहाँ पे हैं, जाहिर सी बात है यूएस के अंदर ही हैं। तो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर पर से जो एतमाद उठ चुका हुआ है, इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना है और यूएस को दोबारा इंटरनेशनल लीडर की सूरत में दुनिया को दिखाना है कि लोग यूएस की लीडरशिप पे, इवन यूरोप, लोग से मुराद स्टेट्स यूरोप यूएस की लीडरशिप पे दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर दे। और अफ्रीका और एशिया के वो कंट्रीज जो एक कंफ्यूज माइंड में बैठे हैं, उनसे अभी तक चॉइस नहीं हो पा रही, वो चाइना को ज्वाइन करें या वो यूएस को ज्वाइन करें, वो भी एक मतलब क्लियर हेडेड पॉलिसी के साथ सामने आए और वो यूएस की तरफ आ जाए। सो दीज आर इंटरनेशनल चैलेंजेस। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान और फिर साउथ एशिया की, कि ट्रंप के होते हुए पाकिस्तान और साउथ एशिया पे क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। पाक यूएस रिलेशंस हैंग ऑन यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। अब हमारे नेबर्स कौन है ये तो पता ही है आप लोगों को, यानी इंडिया, यानी ईरान, यानी अफगानिस्तान एंड चाइना। अच्छा, 1 मिनट का वक्फा लें, अजान हो रही है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो 1 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। ये 2 मिनट का वक्फा ले लेते हैं, अजान। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो अभी खैर मैंने बीच में मौका मिला, थोड़ी सी मैंने चैट देख ली, तो जो लोग अभी तक परेशान हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से वर्ल्ड अफेयर्स में जो यूएस पॉलिसीज हैं उन पे क्या चेंज आएगा, ट्रंप वाली कितनी कंटिन्यू रहेंगी और कितनी बदल जाएंगी। और बीच में किसी ने लिखा हुआ था, शायद हफ्जा ने लिखा हुआ था कि 2500 ऑलरेडी हो चुका है, ऐलान हो चुका है, अभी ड्रॉप डाउन शुरू नहीं हुआ। जब नया प्रेसिडेंट ऑफिस में आएगा वो भी इसको डबल स्टैंप कर देगा, यानी वो भी इसको कहेगा कि जी 2500 कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। मे बी वो 2500 की जगह 2000 कह दे तो और बात हो सकती है। खैर बात ये नहीं है कि 2000 है या 2500 है, बात क्या है वो मैं भी आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए ये ना अजीब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन गई। पैराडॉक्स पता है क्या होता है, मतलब वो चीज जो अजीब परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही हो, यानी हो भी और नहीं भी हो, तो उसको हम पैराडॉक्स कह रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के नेबर्स में जो चार हमारे नेबर्स हैं, उसमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उसका हमारे लिए डैमेज भी है। मिसाल के तौर पे कमला हैरिस के होने से और इंडिया चाइना के हवाले से एक ही काउंटर वेट अवेलेबल है इंडिया चाइना के हवाले से यूएस के पास। तो अगर इंडिया को ज्यादा रोल दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बाइडेन की पॉलिसी में, जिस तरह के ट्रंप ने भी दी हुई थी, और अब पुराने एग्रीमेंट्स तो रिवर्स नहीं हो सकते जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले किए जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल एज ए चैलेंज फॉर चाइना। चाइना कैसे डील करेगा वो चाइना जाने, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए बिग चैलेंज इस तरह से होगा कि ये ओबामा का दौर था जब एफ पैक पॉलिसी आई थी, ये ओबामा का दौर था जब हम यूएस को और सारी दुनिया को बताते थे कि अपना अफगानिस्तान सॉइल इज बीइंग मिसयूज्ड बाय इंडिया, और इसको पेट्रोनाइज किया हुआ है अफगान गवर्नमेंट ने। और अभी जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी और डीजीआईएसपीआर ने, उसका भी कंटेंट को मिलता जुलता ही था ऐसा ही। तो हमारे कंसर्न्स एड्रेस होंगे या नहीं होंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। कैसे है ये बिग क्वेश्चन मार्क? पाक यूएस रिलेशन का एक डायलेमा सबसे बड़ा ये है कि यूएसए के एंड से जो पाकिस्तान की जेन्युइन सेक्रीफाइसेस हैं उनको ना एक्नॉलेज किया जाता है अच्छे तरीके से, और ना ही उसका इम्पैक्ट पाक यूएस रिलेशन पे पॉजिटिवली एज सच कोई पड़ रहा होता है। डू मोर अगर आप डायरेक्ट नहीं कह रहे होते तो इनडायरेक्टली डू मोर चल रहा होता है, एक बात।
दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान वाले केस में अब ये था कि जब फरवरी में वो हुआ ना दोहा अकॉर्ड अफगान पीस नेगोशिएशन का, तो उस टाइम इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई नुमाइंदा, कोई इंडियन प्रेजेंस उस हॉल में नहीं थी। दोहा अकॉर्ड, दोहा में जो वो हुआ, अब जो रिसेंट उसकी मीटिंग हुई थी 1 सितंबर में, वहां पर इंडियन प्रेजेंस थी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था। लेकिन खैर, मौजूद होना और बात है और उसके पास कोई रोल होना वो और बात है। अब अगर इंडिया को ज्यादा रोल मिलेगा अफगान पीस नेगोशिएशन प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान के लिए अनफेवरेबल होगा। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, इंडिया से अब ऊपर आते हैं। ईरान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ईरान कैसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है? ये पाकिस्तान ही था जिसने चाइना और यूएस को क्लोज किया 70s के डिकेड में। तो अब जो सा है, ईरान के साथ JCPOA आपने रिवाइव करना है। आपने मिडिल ईस्ट में एक बैलेंसिंग एक्ट, आपसे मुराद यूएस है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट। आपने जो है बैलेंसिंग एक्ट करना है मिडिल ईस्ट में, मामलात को जरा अपीज करना है, ठंडा करना है कि सऊदी अरब भी नाराज ना हो और ईरान भी। तो ऐसे में पाकिस्तान कैन ऑफर इट्स गुड ऑफिसेस टू ब्रिंग क्लोजर ईरान एंड यूएस। एक चीज, इससे हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं वो और बेहतर हो जाएंगे और इसके ऊपर पाक यूएस रिलेशन का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का फुटप्रिंट रीडेवलप होने में मदद मिलेगी। अब चाइना के ऊपर अगर ट्रंप की पॉलिसी ज्यादा टफ होती है तो अगेन इसका भी एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे जरूर आएगा, बिकॉज पाकिस्तान इज राइट नाउ a very much close ally of China in the region। और जो चाइना के नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें BRI CPEC सर फहरिस्त है, तो पाकिस्तान उसमें की स्टेट है। पाकिस्तान के साथ जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज द ओनली कॉरिडोर विच इज बायलैटरल, यानी दो स्टेट्स हैं, चाइना और पाकिस्तान। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंदर जो बाकी 5 या 4 कॉरिडोर्स हैं, उनमें से कोई भी बायलैटरल नहीं है, वो मल्टीलैटरल स्टेट्स का है। फिर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो डिस्क्रेडिट हुए हैं इस टाइम, उनकी रेपुटेशन और यूएस का रिस्पांस टुवर्ड्स इंटरनेशनलिज्म, टुवर्ड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म, उसको रिवाइव करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डील भी करना चाहेगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने जब 4 साल बाद इलेक्शन में जाना है ना, तो उन्होंने जो अपनी विक्ट्रीज, अपनी सक्सेसेस, अपनी हिट्स पेश करनी है, वो सारी की सारी मोस्टली डिप्लोमेटिक फ्रंट की होंगी, जिसमें इंटरनेशनल एरेना में मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिवाइवल ऑफ द एग्रीमेंट्स विच ट्रंप स्टेप्ड आउट, ये की फीचर होंगे। बट अगर हम पाक यूएस रिलेशन में देखें तो ये डिपेंड करता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के नेबर्स के हवाले से क्या पॉलिसी बनाते हैं, तो हम जो हैं उसी के हवाले से हमारी भी नई पॉलिसी टुवर्ड्स यूएस बनेगी और हमारे रिलेशन जो है उनसे डिटरमिन होंगे। अब इसमें आखिर पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, इट्स वेरी इजी। उमर, ये क्या हुआ इधर? अच्छा, ये प्लीज बोर्ड के ऊपर लिखने की कोशिश मत करें, राइट, फोकस करें कंटेंट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, ये है ट्रंप साहब के चैलेंजेस। अब इनके अंदर, हाँ बताना मैंने आपको ये था, बात बीच में से आउट हो गई। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्पीचेस सिर्फ इलेक्शन स्लोगन होते हैं। वो दुनिया की कोई भी स्टेट हो, यूएस हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, उनमें से कुछ चीजें जो हैं पॉलिसी फॉर्मेट में हो जाती हैं, ले आई जाती हैं, और कुछ चीजें लाना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशन हैं, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट से बड़ा मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। जो मिडिल ईस्ट वाले यूएस एलाइज हैं ना, वो दे आर टाइट लिप्ड, their response is very conscious right now. Why? Because वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो बाइडेन साहब हैं,
ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से और जो अब्राहम एकॉर्ड है और जो डील ऑलरेडी सऊदी अरब की हुई है और फिर साथ ही JCPOA रिवाइव करना है, इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर इसका बुरा इम्पैक्ट भी आ सकता है और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी आ सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द अपकमिंग पॉलिसी ऑफ जो बाइडन। अच्छा, अब मैं अपने क्या कहते हैं थोड़े से मतलब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं इसमें आप लोग फर्दर क्या पूछना चाहते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं उनकी जो इनिशिएटिव्स की बात की, चैलेंजेस की बात की कि दैट ही विल एड्रेस, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि वाकई वो हो जाएंगे? क्योंकि ट्रम्प की जो इलेक्शन कैंपेन थी तो उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स रेज किए थे और उन कुछ चीजों के अगेंस्ट भी गए थे, तो इसको अगर आप क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है नंबर वन चेंज जो आएगा वो ये आएगा कि ये क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, JCPOA एग्रीमेंट में और एनी रिप्लेसमेंट ऑफ RCEP मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का एक रिवाइव्ड वर्जन, एक मॉडिफाइड वर्जन, ये वाले चेंजेस तो कंफर्म लाने ही लाने हैं। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है ना वो चैट में लिख दें तो मैं बता सकूंगा, क्योंकि वो फिर वॉइस बहुत मिक्स हो रही होती है तो उसमें मसला हो रहा होता है। अभी अली का ने हैंड रेज किया, मुझे नजर आ रहा है, तो अली कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स सो आई विल एड्रेस, राइट? ठीक है, अच्छा, Ali and Minahil, both write your questions in the chat box, then I will address, right? अच्छा, तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा था कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो एग्रीमेंट्स मैंने नाम लिए हैं वो तो रिवाइवल लाजमी होगा, बिकॉज दे नीड सम फेस सेविंग, बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग बैक US ऑन द ड्राइविंग सीट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर अगेन एज ग्लोबल लीडर, ये उन्होंने करना है। अब चाइना पॉलिसी जो डिटेल चाहिए, फर्दर मिडिल ईस्ट को अब्राहम एकॉर्ड, सऊदी अरब को भी साथ रखना है, इसराइल को भी साथ रखना है, बट एट द सेम टाइम ईरान के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई हार्ड पावर गेम, हार्ड बॉल टैक्टिक्स नहीं करना। तो ये डाइसी होगा, इसमें एक्सपेक्टेशंस शैटर भी हो सकती हैं और इसमें कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू भी हो सकती है। बट सबसे बड़ी चीज जो देखने में आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में कोई अमन नहीं आने वाला। उसकी वजह क्या है कि इंडिया को ज्यादा बड़ा रोल मिलेगा आने वाले दिनों में अफगान पीस नेगोशिएशन में, और जब उन्हें ज्यादा बड़ा रोल होगा तो फिर बीच में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स निकलेंगे। इंडिया से प्रॉब्लम सिर्फ एक पाकिस्तान को नहीं होगी, इंडिया से प्रॉब्लम तालिबान को भी होगी, इंडिया से प्रॉब्लम चाइना को भी होगी, अब तो इंडिया से प्रॉब्लम ईरान को भी होगी। और चाइना जो है अपने कार्ड्स बड़े केयरफुली प्ले कर रहा है। उन्होंने देखें टाइमिंग क्या चुनी लद्दाख वाले काम को करने की, कि क्योंकि यूएस और चाइना एलाइज हैं, सॉरी यूएस और इंडिया एलाइज हैं, तो उन्होंने देखना भी था कि यूएस किस हद तक इनकी हेल्प करता है और उसको थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए ऐसा टाइम चुना कि जिस टाइम यूएस के अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मिसाल वो जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग से जो वो रेशियल रियॉट्स दोबारा शुरू हुए, फिर इलेक्शन ईयर था, फिर कोविड विक्टिम्स इतने ज्यादा, तो ये वो टाइम नहीं था कि जहां पे यूएस इंडिया या किसी भी अपने एलआई की इस तरह डायरेक्ट ब्लंट फिजिकली सपोर्ट करने आ जाए। तो दूसरा चाइना ने ये किया कि अपने क्या कहते हैं जो RCEP जो सबसे बड़ा अब तक का ट्रेड ब्लॉक अनाउंस हुआ है, एक तरफ यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया है और कंफर्म हो गया बाइडन इज कमिंग। बाइडन मींस स्टेट डिपार्टमेंट जनाब बड़ा तगड़ा होके सामने आएगा। जब हार्ड पावर वाली पॉलिसी कोई प्रेसिडेंट लेता है ना ज्यादा, तब पेंटागन आगे आगे होता है, और जब सॉफ्ट पावर वाली पॉलिसीज होती है ना तब स्टेट डिपार्टमेंट। आपको अभी नहीं पता हमारा मतलब पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर कौन है, लेकिन जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ओथ ले लेगी, ये अपना नया एम्बेसडर लगाएंगे, फिर आप देखिएगा कि कितना ज्यादा सोशल मीडिया पे और हर मीडिया पे आपको यूएस एम्बेसडर की वर्किंग नजर आएगी। तो ये है इसमें। अब मैं क्वेश्चन देख लूं जो इधर आए हुए हैं। अच्छा जी, बाइडन टॉक्ड अबाउट कश्मीर, क्या वो बात कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा? देखें, कश्मीर की बात ओबामा ने भी की थी, लेकिन वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर सका, उसकी दो वजूहात हैं, बल्कि तीन है। पहली वजह ये कि
ओवरसीज जो इंडियंस वहां रहते हैं, मतलब अब वो यूएस सिटीजन बन गए हैं लेकिन हैं इंडियंस, इंडिया से गए हुए हैं, उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है। तो जब उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है तो फिर जो भी यूएस प्रेसिडेंट होता है उसको उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना इंडियन डायस्पोरा के लिए आसान होता है यूएस में, और ऐसा उन्होंने किया भी। क्योंकि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओथ लिया नहीं था, अभी उसने ओथ कब लिया था, ओबामा ने 20 जनवरी 2009 को ओथ लिया था, और इलेक्शन की विक्ट्री का तो ऐलान नवंबर के दूसरे हफ्ते में हो गया था कि ओबामा विन द प्रेसिडेंसी। तो 29 नवंबर 2008, आज 29 है, 26 आज 26 है, 26। तो मुंबई हाँ आज ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई टेररिस्ट अटैक्स हो गए। अब मुंबई टेररिस्ट अटैक्स की इतनी कमाल मार्केटिंग की इंडियंस ने हर लेवल पे कि उन्होंने अपकमिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को कश्मीर से बिल्कुल डिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। और पॉलिसी नैरो डाउन हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बनी। रिचर्ड हॉलब्रुक जो स्पेशल एनवॉय टू यूएस प्रेसिडेंट ओबामा थे, जो कि एक्सपेक्टेड इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के एनवॉय बन सकते थे, लेकिन उनको बनाया गया अफगानिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि तब कश्मीर का इशू इतना हाईलाइटेड नहीं था। अब में और तब में फर्क यह है कि कश्मीर इज बीइंग ओवर हाईलाइटेड बाय द इंडियन एक्ट्स, नॉट बाय द पाकिस्तानी एक्ट्स, राइट। तो अब इससे पहले 2018, 2018 और 2019 में यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2 रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कश्मीर पे जारी कर चुकी हुई है। अब ये एक हकीकत कश्मीर का हाईलाइट होना, दूसरी हकीकत, तीसरा डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये है डेमोक्रेट्स का एजेंडा। तो बाइडेन को कुछ ना कुछ कश्मीर पे जरूर करना पड़ेगा। वो बिल्कुल इंडिया को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन हम अगर कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे कि बाइडेन इज गोइंग टू मीडिएट बिटवीन टू ऑफ अस, इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन ये है कि ह्यूमन राइट्स वाले एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। अच्छा, 25 नवंबर इज ए पाकिस्तान डे डिक्लेयर्ड फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक बैंक। हाँ, अच्छी बात है, हमारा भी कोई अच्छा नाम आना चाहिए। करंट अफेयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए आप कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है, फिर पता लगेगी, वो एक लाइन में नहीं बताई जा सकती, हम टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। और जिन्होंने हैंड रेज अभी तक किए हुए हैं, मैं उनको यही कहूंगा इधर क्वेश्चन लिख दें तो मैं आसानी से जवाब दे सकूंगा, बजाय इसके कि आप हैंड रेज करके बैठे रहें। पाक यूएस रिलेशन बेहतर हुए थे ट्रंप के दौर में, और ट्रंप ही कंटिन्यू करता तो इसमें मजीद बेहतरी भी आ सकती थी। और हमारे पास जो अफगान पीस नेगोशिएशन में जो मोमेंटम हमने गेन किया था वो भी कैरी ऑन होना था, लेकिन अब उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि इंडिया को क्या रोल मिलेगा और बाइडेन इंडिया को कहां प्लेस करेगा। ये मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं कि इट्स गोइंग टू बी द $1 million क्वेश्चन इन केस ऑफ पाक यूएस रिलेशन, इन केस ऑफ अफगान पीस नेगोशिएशन, इन केस ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ एशिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद आगे जाएं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह गई हैं। पाकिस्तान देखें, हमें ये फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि यूएस इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। पिछले जो कुछ साल गुजरे हैं, खसूसन 2011 के बाद, हमारा टिल्ट चाइना और रशिया की तरफ ज्यादा हुआ। कोशिशें दोनों तरफ से हुई, यानी यूएस की तरफ से भी हुई, पाकिस्तान की तरफ से भी हुई, लेकिन कोई गेम बनी नहीं। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी ट्रंप के दौर में अफगान पीस नेगोशिएशन की फॉर्म में, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट वो कितनी वायबल है ये हमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से ही पता चलेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि वेट फॉर द पॉलिसीज ऑफ बाइडेन, और उन पॉलिसीज के बाद हमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए यूएस के साथ। यानी मामला आगे बढ़े ना बढ़े, दैट्स अनदर स्टोरी, बट वी मस्ट एंगेज, वी मस्ट नॉट डिसएंगेज फ्रॉम यूएस कि हम अब एलाय बन गए हैं चाइना और रशिया के, तो हमें इधर एंगेज होने की। देखें, यही गलती पूरे 60 इयर्स होती रही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में।
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या 2 क्वेश्चन मार्क होते थे? रीजनली आपने इंडिया को इंडिया डायलमा अपना रखा हुआ है और इंटरनेशनली आपने यूएस रखा हुआ है। जिसकी यूएस से दोस्ती है हमारी उससे दोस्ती हो जाएगी और जिसकी इंडिया से दुश्मनी है हमारी उससे दोस्ती हो जाएगी। ये आपका चल रहा था सिंपल सा मामला। तो इस सिंपल से मामले ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स डाले और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत सारी सक्सेसफुल हिट्स को मिस किया। लेकिन अगर हम अभी ये करेंगे कि हम चाइना और रशिया की तरफ हमारा टिल्ट है, हमारा अलायंस है, हमारी पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी है, तो हमें यूएस की तरफ से बिल्कुल सेट असाइड हो जाना चाहिए। तो अगेन ये भी एक गलत पॉलिसी होगी। यूएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, नॉट फॉर अस बट फॉर द होल वर्ल्ड। और ये जो बाइडन है बकौल मुशाहिद हुसैन, किसके मैं नाम कोट कर रहा हूँ, मुशाहिद हुसैन इज आवर सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी चेयरमैन। उन्होंने कहा कि जनाब जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो ये अफगानिस्तान आए हुए थे और अफगानिस्तान आके इन्होंने जब करज़ई से गुफ्तगू की तो उस गुफ्तगू में करज़ई साहब ने वो एक ही रात बोला पाकिस्तान ने ये किया वो किया वो किया वो किया, तो उन्होंने स्टॉप किया, स्नब किया करज़ई को, बोला स्टॉप, लुक मिस्टर प्रेसिडेंट। अब ये कौन कह रहा है? मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लुक मिस्टर प्रेसिडेंट, Pakistan is 50 times much important for United States of America than your country. तो that means जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान की जो भी सिग्निफिकेंस है, चाहे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से, चाहे हमारे एथनिक ओवरलैप और जो भी हमारे अफगान कनेक्शंस हैं उसके हवाले से है, चाहे पाकिस्तान का चाइना के साथ जो अलायंस और सीपैक है उस हवाले से, चाहे ईरान का हमारा नेबरहुड है और हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या मीडिएशन कर सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट में क्या मीडिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो एस्पेक्ट है। तो बाइडन नोज एवरीथिंग, बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। कमला हैरिस अगर इंडियन ओरिजिन से ना होती ना तो फिर शायद रे ऑफ होप ज्यादा होती, लेकिन अब मसला ये है कि उनका बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन गया हुआ है, बल्कि बन गई हुई है, और अब हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। नाउ इट डिपेंड्स ऑन आवर डिप्लोमैट्स टू, दोज हु आर लॉबिंग इन वॉशिंगटन फॉर द अपकमिंग प्रेसिडेंसी। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यूएसए का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर लॉबिंग फर्म हायर किए बगैर काम चल नहीं सकता, और लॉबिंग फर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टेट्स के साथ, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का भी होता है, 4 साल से ज्यादा का नहीं होता, सॉरी 5 साल का नहीं, 4 साल से ज्यादा का नहीं होता, क्योंकि जो भी यूएस प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म ही 4 साल होती है। तो उस लॉबिंग फर्म का काम ये होता है कि आपकी स्टेट ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं या वो करना चाहते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से, यूएस प्रेसिडेंसी के साथ डील करके, उसको कांग्रेस से अप्रूवल दिलवाना उनका काम होता है, क्योंकि वो फिर सेनेटर्स को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को कन्विंस करते हैं कि इस एग्रीमेंट को गेट थ्रू, गो अहेड दिया जाए। तो अब ये डिपेंड करता है हमारी लॉबिंग पे कि हम यूएसए में अपनी लॉबिंग किस तरह से कर रहे हैं आने वाली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए, और इनकी पॉलिसीज जो भी हो उसके अंदर पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस रहे और हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से टॉक शोज पाकिस्तानी, तो किसी टॉक शो से करंट अफेयर को खास समझ नहीं आ सकता आपको, राइट। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे टॉक शोज नहीं होते। अगर आप अल जजीरा वगैरह देख लें, उसमें क्या नाम है वो जो अपफ्रंट के जो होस्ट हैं, मेहदी हसन, हाँ जी, मेहदी हसन के शोज अच्छे होते हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी फरीद जकरिया को भी कभी कभी आप सुन लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन DW एक अच्छा जो है वो अपना, अच्छा तो अब जो है इधर हम खत्म कर रहे हैं अपनी डिस्कशन, क्योंकि दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और जो है मेरा टॉक शोज मैं ज्यादातर रिकमेंड नहीं करता। आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें और अच्छी वेबसाइट के कंटेंट्स देखें, तो कोई वजह नहीं है कि आपको जो है ये करंट अफेयर्स की चीजें ना, और अगर फिर भी समझना है तो यू कैन कम टू मी। तो मैं आपके लिए आसानी के लिए नंबर लिख दे रहा हूं, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है
you can coordinate with her. Everyone who wants to join, ये करंट अफेयर चलता रहता है, राइट? तो ये खत्म नहीं होता. Okay, see you all, inshallah.